हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हम समाजशास्त्र का विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। तो समाजशास्त्र में हमने समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य, इसको विस्तार से पढ़ लिया है। इसके बाद में हमने समाजशास्त्र में समाज की अवधारणा को देखा, सामाजिक समूह को अच्छे से पढ़ा। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की। किसकी? सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे समाजशास्त्र में। ये आपका अध्याय है। अब सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन को शुरुआत करने से पहले इसकी एक अवधारणा समझ लो। सामाजिक परिवर्तन क्या है? देखो, जब से समाज है तब से समाज में किसी न किसी तरह का परिवर्तन होता आया है, लेकिन समाजशास्त्रीय ढंग से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित किया है। क्योंकि अगर आएगा तो आपको परिभाषा आएगी, तो आपको समाजशास्त्रीय दृष्टि से इसको याद करना होगा। जैसे मैकाइवर पेज में मैंने आपको बताया कि मैकाइवर और पेज है, इन्होंने हमेशा क्या कहा? सामाजिक संबंधों की ही बात की है। किसकी? सामाजिक संबंधों की ही बात की है। तो अगर मैकाइवर और पेज की जो परिभाषा आएगी तो वो यही आएगी कि सामाजिक परिवर्तन उन्हें कहते हैं जो परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होते हैं। ठीक है। मैकाइवर पेज के अगर हमें याद है, जैसे बात करें तो मैकाइवर पेज समाज की परिभाषा क्या कहता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसी तरह सामाजिक परिवर्तन के बारे में क्या कहता है मैकाइवर पेज कि सामाजिक परिवर्तन हुए परिवर्तन जो सामाजिक संबंधों में होते हैं। तो ये आपको इस तरह से आपको देखो, सामाजिक परिवर्तन अवश्य है। कहीं आपके ऊपर होते हैं, कहीं नीचे होते हैं, कोई आगे होते हैं, कोई पीछे होते हैं। इसको विस्तार से समझेंगे। सामाजिक परिवर्तन किसी न किसी रूप में, जैसे आप देखोगे प्राचीन काल में राजतंत्र था, मध्य काल में फिर अलग अलग जो राजाओं का राजशाही रही, पोप रहा या फिर कुरीतियाँ रही, तो उनमें परिवर्तन आया, सती प्रथा रही। तो वो एक परिवर्तन होता है समाज में, उसको ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये अलग अलग इस बात को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की कुछ चीजों में। देखो, पहली बात करेंगे हम सामाजिक परिवर्तन में मैकाइवर एंड पेज की। तो मैकाइवर पेज की तो हमने बात कर ही ली। मैकाइवर पेज कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? आपके सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। एक और है डेविस। अब डेविस में आप यहां पर देख रहे होंगे ड, क्या? ड। अब मैं यहां बोलूं ढांचा, क्या? ढांचा। ढांचा में क्या है? ढ। अब मैं यहां बोलूं कि सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। परिभाषा किसकी है? डेविस की। मैंने यहां पर इसका कीवर्ड देख लिया ड। ड से मुझे मालूम चल गया ढांचा जिसमें बोला गया है, ढांचा में ड है। ये किसकी परिभाषा थी? ये डेविस की परिभाषा थी। बड़ी परिभाषा है, लेकिन जिस भी परिभाषा में अगर आपके यहाँ पर सामाजिक ढांचा आ जाएगा तो उसका मतलब है वो परिभाषा डेविस की है। यहाँ पर आपको एक एक बात पर यहाँ पर सूक्ष्म रूप से देखना होगा, क्योंकि एक भी परिभाषा आपकी आ गई, एक एक क्वेश्चन तो बहुत है, एक क्वेश्चन आपके 2 अंकों का होता है, 2 नंबरों का, और 2 नंबर बहुत ही ज्यादा होते हैं। 2 नंबर बहुत ही ज्यादा। 2 नंबर का मतलब ये होता है कि पॉइंटों में भी सिलेक्शन से बच्चे जो रह जाते हैं, 2 गुना में नंबर आ जाता है, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आता, पॉइंटों से ले जाते हैं। तो 1% भी अगर आपको आ जाता है तो आप बहुत ही, आपका लेवल ऊपर उठ जाएगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इतने ऊपर जाओ कि आपका कोई भी पीछा नहीं कर पाए, आपके आसपास कोई नहीं आ पाए। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको इतना ऊपर पहुंचाना। तो सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कौन कहता है? डेविस कहता है। पहले समाजशास्त्र की विशेषता यही है, समाजशास्त्र जो विषय शुरू होता है उसमें पहले परिभाषाएं ही आती है। समाजशास्त्र में जो भी अध्याय शुरू होगा उसमें परिभाषाओं से ही शुरुआत होती है। यही कारण है कि समाजशास्त्र विषय में जब भी एग्जाम होता है तो 4 से 5 परिभाषा आती ही है और 3 से 4 पुस्तकें आती ही है। तो ये कॉमन है और कॉमन परीक्षा के पैटर्न के अनुसार अपन को चलना है। इस बात को आपको समझना होगा। इसी तरह से गिडिंस
गिडिन्स क्या कहता है सामाजिक परिवर्तन के बारे में? प्रत्येक सामाजिक संरचना में अंतर्निहित संरचना होती है। क्या होती है? एक अंतर्निहित यानी गड़ी हुई। गिडिन्स का मतलब क्या है? गिडिन्स क्या बोलेंगे? गिडिन्स का मतलब गड़ी हुई। गड़ी क्या होती है? अंतर्निहित। आपकी भाषा में याद कर सकते हो। तो गिडिन्स कहता है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में एक अंतर्निहित संरचना होती है और जब इस अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन होता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये शब्दावली यहां पर ढूंढ लेना कि अंतर्निहित संरचना जिसका उपयोग किसने किया? अंतर्निहित संरचना का उपयोग गिडिन्स ने किया। स से क्या आ रहा है? संरचना। गिडिन्स के पीछे क्या है? स है। स से क्या बन रहा है? आपकी संरचना। ठीक है, इस बात को यहां पर देना। संरचना में स है और गिडिन्स में पीछे क्या है? स। तो संरचना का प्रयोग इसने किया। किसने किया? गिडिन्स ने किया। अंतर्निहित संरचना में होने वाला परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन, अंतर्निहित संरचना में होने वाला परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये सामाजिक परिवर्तन है वो हमेशा जारी ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। अब अलग अलग बातें आती है सामाजिक परिवर्तन के बारे में। सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया व ढंग है वो अलग अलग है। जैसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है, ऊपर से नीचे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, उद्विकास, सरल से जटिल, सब तरह से ये परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि परिवर्तन इस तरह से है या इस तरह से है। तो ये परिवर्तन तो आपके होता ही रहता है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन से समझने से पहले आपको अलग अलग शब्दावली है। जैसे मैं बात करूं तो सामाजिक परिवर्तन की बात करूं तो सामाजिक परिवर्तन से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। सामाजिक परिवर्तन से जो संबंधित जो शब्दावली है उसमें कौन कौन सी है? ये सामाजिक परिवर्तन हुआ। अब मैं यहाँ बोलूँ कि सामाजिक उद्विकास क्या होता है, यहाँ पर आ जाए आपके कि सामाजिक उद्विकास क्या है। यहाँ पर आ जाए कि आपके यहाँ पर सामाजिक क्रांति क्या है। सामाजिक यहाँ बोले तो सामाजिक आंदोलन क्या है, सामाजिक आंदोलन क्या है। सामाजिक यहाँ बात करें आपके कि सामाजिक प्रगति क्या है। ऐसे बहुत सी शब्दावली है जिनके बारे में आपको भी याद होना चाहिए ये क्या है। पहले क्या, जैसे सामाजिक प्रगति क्या होती है? सामाजिक प्रगति क्या होती है? सामाजिक प्रगति होती है हमेशा अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन। किसके लिए? अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन। अच्छाई के लिए होने वाला या ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन हमेशा सामाजिक प्रगति कहलाता है। सामाजिक उद्विकास, सरल से जटिल की ओर। उद्विकास का मतलब क्या है? उद्विकास का प्रयोग किसने किया था? डार्विन ने किया था। किसने? डार्विन ने इसका प्रयोग किया था। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में उद्विकास का प्रयोग किया हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका प्रयोग किया। तो सामाजिक उद्विकास का मतलब क्या है? सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर होने वाला परिवर्तन सामाजिक उद्विकास कहलाता है। सामाजिक क्रांति एकाएक समाज में परिवर्तन करना, और सामाजिक आंदोलन सामूहिक बहुत से लोगों के माध्यम से होने वाला परिवर्तन सामाजिक आंदोलन कहलाता है। तो सबका अलग अलग मतलब होता है और सामाजिक परिवर्तन को भी पहले इन्हीं के माध्यम से समझा गया था, लेकिन बाद में सामाजिक परिवर्तन को इन सभी से अलग माना गया। अब सामाजिक परिवर्तन में अलग अलग शब्दावलियां हैं, जैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें हो सकती है सामाजिक परिवर्तन में, इसमें अलग अलग बात की गई है। तो सामाजिक प्रगति क्या है? सामाजिक प्रगति का मतलब है अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन सामाजिक प्रगति कहलाता है। सामाजिक उद्विकास क्या है? यानी कि सरल से जटिल की ओर होने वाला परिवर्तन सामाजिक उद्विकास कहलाता है। अब यहाँ पर बात करें हम, तो अगर यहाँ पर बात करूंगा तो एक बात आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग तरीके से। जैसे मैं बात करूं आपके है एक है संस्कृतिकरण। क्या है? संस्कृतिकरण। अब संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको वहां पर बात की सामाजिक उद्विकास, सामाजिक प्रगति, सामाजिक क्रांति, सामाजिक आंदोलन, तो उसमें भी एक है आपके संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण का मतलब क्या है कि प्रभु जाति, जो प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु जाति क्या होता है? प्रभु जाति का मतलब मान सकते हैं अपने उच्च जाति, उच्च जाति मान सकते हैं, या फिर कोई भी जो अपने समाज में जो भी उच्च जाति है, तो उच्च जाति के जो परंपराएं होती है या रीति रिवाज होती है, जो भी चीजें उनकी अच्छी है, तो प्रभु जाति का क्या होती है? प्रभु जाति का
अनुसरण निम्न जाति करती है। निम्न जाति जब क्या करती है, प्रभु जाति की परंपराओं रीति रिवाजों का अनुसरण करती है, और निम्न जाति के जो लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग व्यक्ति है, वह इन परंपराओं और रीतियों का अनुसरण करके अपने आप का स्तर उठाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं संस्कृतिकरण। निम्न जाति के जो लोग हैं, व्यक्ति है, वह उच्च जाति के परंपराओं रीति रिवाजों को अपनाते हैं ताकि वो अपने आप को क्या माने कि हम तो उच्च है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों की रीति रिवाजों परंपराओं को अपनाते हैं, उसको बोलते हैं संस्कृतिकरण। यानी कि दूसरी जाति की संस्कृति को अपनाना। इसका प्रयोग किसने किया, ये भी सामाजिक परिवर्तन ही है, संस्कृति में परिवर्तन लाना। जैसे मान लीजिए आज एक जाति है, अब एक जाति है तो एक जाति में बहुत से लोग हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जाति मान लीजिए, अब उस जाति में जाति तो उसकी वो है, लेकिन बहुत से जाति के लोग अपने जो अमीर लोग हैं वो इस तरह से काम करते हैं, दूसरे जैसे विदेशी लोग हैं, जैसे विदेशों में जीव होता है उस तरह से शादी का आयोजन करते हैं, अपने आप को उसकी लेवल के अनुसार दिखाना चाहते हैं, अपने प्रतिशत दिखाना चाहते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो वो संस्कृतिकरण है। क्या है वो, संस्कृतिकरण। तो इसका प्रयोग किसने किया, इसका प्रयोग किया श्रीनिवास ने। किसने, श्रीनिवास ने इस संस्कृतिकरण का प्रक्रिया को इसका उल्लेख किया था। ठीक है, अब संस्कृतिकरण है, संस्कृतिकरण को प्राचीन भारत में बात करते थे, जिसको ब्राह्मणीकरण भी बोलते थे, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों को उच्च जाति माना जाता था। इसी तरह से अगर बात करें परसंस्कृतिकरण, परसंस्कृतिकरण क्या होता है, परसंस्कृतिकरण मतलब विदेशों की जो जाति है, दूसरी संस्कृति है, उसका अनुसरण करना। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं, इनमें अलग अलग चीजें आती है। तो अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं आगे चीजों को। तो अब चलते हैं आगे। देखो अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ों की बात की, तो मैं वहाँ पर बात करता हूँ। देखो अब सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करने से पहले आपको यहाँ समझना होगा सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। जैसे मैं बात करता हूँ नंबर 1 कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। कार्ल मार्क्स क्या था, कार्ल मार्क्स वही था जिसने समाज में कितने वर्ग, समाज में इसने 2 वर्ग बताए थे। कितने वर्ग, 2 वर्ग बताए थे। एक बताया था पूंजीपति वर्ग और एक बताया था इसने श्रमिक वर्ग। 2 तरह के वर्ग बताए थे, श्रमिक और पूंजीपति। समाज में कितने वर्ग बताए, 2 वर्ग बताए। एक तो बताया पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। और कार्ल मार्क्स कहता है कि इन दोनों वर्गों के आपस में हमेशा क्या चलते हैं, हमेशा इनके टकराव चलता है। पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्गों का शोषण करता है। क्या करता है, शोषण करता है। तो कार्ल मार्क्स से कहता है कि जो वर्तमान की जो व्यवस्था है, वर्तमान का जो समाज है वो क्या है, वो शोषण पर आधारित है, शोषण पर आधारित है। क्यों है, क्योंकि पूंजीपति जो होते हैं, वो पूंजीपति जो पैसा कमाते हैं वो श्रमिकों का शोषण करके कमाते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि श्रमिकों एक हो जाओ। क्या हो जाओ, श्रमिकों एक हो जाओ। एक हो जाओ का मतलब है कि तुम्हें एक क्रांति करनी पड़ेगी। क्या क्रांति करनी पड़ेगी, उस क्रांति का नाम है सर्वहारा क्रांति। क्या, सर्वहारा क्रांति का प्रयोग किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति का प्रयोग किया कि श्रमिकों तुम एक हो जाओ और पूंजीपतियों को उखाड़ फेंको, पूंजीपतियों को उखाड़ फेंको। पूंजीपतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, केवल एक ही वर्ग हो। कौन सा, श्रमिक वर्ग। तो इसलिए इन्होंने श्रमिक वर्गों के लिए एक काम किया, उसका नाम दिया साम्यवादी व्यवस्था। क्या, साम्यवादी व्यवस्था बोल सकते हैं। इस साम्यवादी व्यवस्था में केवल श्रमिकों का स्थान रहता है। वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स के विचारों पर अगर बात करें तो जैसे चीन है, रूस है, ये चल रहे हैं, ये देश चल रहे हैं। तो क्या कहता है कार्ल मार्क्स परिवर्तन के संबंध में, क्या कहता है कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो 2 वर्गों के मध्य होता है, टकराव होता है। टकराव होने के बाद में जो परिवर्तन होगा वो श्रमिक वर्गों के हाथों में आ जाएगा। तो सामाजिक परिवर्तन को ये आर्थिक आधार पर बताता है। किसके आधार पर, आर्थिक आधार पर इसकी व्याख्या करता है। किसके आधार पर, आर्थिक आधार पर इसकी व्याख्या करता है कार्ल मार्क्स। समझ में आया। अगर यहाँ बात करें तो कार्ल मार्क्स आपके बार बार में आएगा। इसी तरह से मैं अगर आगे बात करूंगा तो आगे और आपको समझना होगा। जैसे मैक्स वेबर का नाम सुना होगा आपने। मैक्स वेबर, अब मैक्स वेबर क्या कहता है, तो मैक्स वेबर ये कहता है कि मैक्स वेबर के बारे में आपने सुना होगा। ये कहता है कि धर्म के कारण
धर्म के कारण ही क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। किसके कारण? धर्म के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। इसी तरह से क्या कहता है माल्थस क्या कहता है कि माल्थस कहता है कि जनसंख्या के कारण, किसके कारण? जनसंख्या के कारण। यहां पर ध्यान देना, जनसंख्या के कारण क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ये अलग अलग व्यक्ति है जो अलग अलग विचार देते हैं। इसमें से जैसे मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा ऑगस्ट कॉम्टे का। अगर समाज शास्त्र पढ़ रहे होंगे तो आपने ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में पढ़ा। तो ऑगस्ट कॉम्टे क्या कहता है? ऑगस्ट कॉम्टे तो कहता है कि जो सामाजिक परिवर्तन है, क्या जो सामाजिक परिवर्तन है वो 3 स्तरों में होता है। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में होता है। कौन कौन सी में? नंबर होती है, एक होती है धार्मिक अवस्था। कौन सी? एक होती है धार्मिक अवस्था, दूसरी होती है तात्विक अवस्था। कौन सी? तात्विक अवस्था। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी बोलता है वैज्ञानिक अवस्था। कौन सी? वैज्ञानिक अवस्था। ठीक है, ये 3 तरह की अवस्था बताता है। कौन? ऑगस्ट कॉम्टे कहता है कि जो प्रारंभिक की जो अवस्था होती है, प्रथम जो अवस्था है वो है धार्मिक अवस्था, प्रथम अवस्था। उसमें परिवर्तन होने के बाद में फिर जो अवस्था आती है वो आती है आपके तात्विक अवस्था। फिर तात्विक अवस्था में परिवर्तन के बाद में जो अंतिम अवस्था आती है वो आती है आपके वैज्ञानिक अवस्था। वैज्ञानिक अवस्था में, धार्मिक अवस्था में तो ये मानता है व्यक्ति कि धर्म ही सब कुछ है, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर ने हमको जो दिया है, जो भी हो रहा है ईश्वर की वजह से ही हो रहा है, इस तरह से मान लेते हैं। तात्विक अवस्था में थोड़ा बहुत तर्क करता है वो, और बाद में वैज्ञानिक अवस्था में वो प्रमाण खोजता है तर्क के साथ में। फिर वैज्ञानिक अवस्था में उनका अनुसंधान करता है, अन्वेषण करता है, ऐसा है क्यों नहीं है। तो इस तरह से वो सामाजिक परिवर्तन की ऑगस्ट कॉम्टे 3 तरह की अवस्थाएं मानता है, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था, वैज्ञानिक अवस्था। अलग अलग अवस्था यहाँ पर बात करते हैं। कार्ल मार्क्स 5 अवस्थाओं का उल्लेख करता है, जिसे आदिम समाज आपको पहले बताया, उन चीजों को आपको वहां पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये मैं आपको ये अलग अलग विद्वानों के विचार बता रहा हूं, अभी आपको सिद्धांत नहीं बता रहा। सिद्धांत अभी आपके आगे आएंगे, अलग अलग सिद्धांत आएंगे, अलग अलग सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन में कौन कौन सिद्धांत है उनको आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पर समझना होगा। देखो यहां पर है अब सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में, यहां पर सामाजिक परिवर्तन क्षेत्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो हर्बर्ट स्पेंसर था, इसने उद्विकास का क्या उद्विकास का सिद्धांत दिया था। किसका? सामाजिक परिवर्तन का उद्विकास का सिद्धांत दिया था। इसने ये कहा था कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो किस तरह से हो रहा है। वो जंगली से पहले जंगली था, जंगली के बाद में पशु आया, पशु के बाद में कृषि आया, कृषि के बाद में औद्योगिक अवस्था है। इस तरह से एक रेखा में परिवर्तन हो रहा है। एक सरल सीधी रेखिया यानी कि एक रेखा में परिवर्तन होता है, उसको उद्देश्य सिद्धांत। जैसे जंगली से पशु, पशु से कृषि, कृषि से औद्योगिक अवस्था, मानव जीवन की अवस्था बात करें तो ये कौन कहता है? हर्बर्ट स्पेंसर कहता है उद्विकास सिद्धांत के आधार पर। अब प्रगति क्या होती है? मैंने आपको बताया प्रगति किसे कहते हैं, अच्छाई के लिए होने वाला प्रगति के बारे में बताया मैंने, सामाजिक प्रगति, सामाजिक। इसी तरह विकास क्या होता है? विकास जानबूझकर प्रयास किया जाता है विकास के लिए। जैसे अगर आप, जैसे सरकार आपके लिए विकास, गरीबों को विकास के लिए क्या करी? जानबूझकर प्रयास करी, योजना बना रही, जानबूझकर नरेगा चला रही है, अलग अलग अन्नपूर्णा रसोई योजना चला रही है। विकास के लिए जानबूझकर प्रयास किए जाते हैं। अगर आप क्या है कि सामाजिक विकास किसे कहते हैं, तो सामाजिक विकास कहते हैं जब कोई भी जानबूझकर प्रयास किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सामाजिक विकास कहते हैं। और सामाजिक प्रगति किसे कहते हैं? तो अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन, जिसको माप सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको सामाजिक प्रगति कहते हैं। तो सामाजिक विकास, सामाजिक प्रगति, सामाजिक क्रांति, सामाजिक उद्विकास, ये सब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उद्विकास क्या होता है? तो एक सरल रेखा में होने वाला क्या? एक सरल रेखा में होने वाला परिवर्तन को सामाजिक उद्विकास कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर अलग अलग है, जैसे आपसी सहयोग, स्वतंत्रता, कार्यक्षमता, मात्राओं में वृद्धि। तो इसने विकास को मापने के लिए 4 मापदंड दिए हैं, 4 मापदंड दिए हैं। किसने? विकास को मापने के लिए। अब अनुकूलन, ये अलग अलग है, अनुकूलन है, समायोजन है, एकीकरण है, सात्मीकरण है, ये अलग अलग चीजें हैं जिससे आपका ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए, बात करते हैं। क्रांति आपको बता दिया क्रांति क्या है। अब यहां पर आगे देखते हैं। देखो सामाजिक परिवर्तन में बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन में इसके अलग अलग जो चीजें आती है। अब इसमें नंबर 1 है अभौतिक संस्कृति में हुए परिवर्तन। अभौतिक क्या होती है? अब यहां पर एक बात ध्यान देना, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, यहां पर समझना। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप यहां समझ जाओ तो मैं यहां पर है एक विद्वान है यहां पर आपके आगबन। कौन है? आगबन। आगबन जो व्यक्ति है ये क्या कहता है कि समाज में अगर बात करें तो समाज में 2 तरह की संस्कृति होती है। कितने तरह की? 2 तरह की। एक तो होती है भौतिक संस्कृति। कौन सी? भौतिक संस्कृति होती है समाज में, और एक संस्कृति होती है अभौतिक संस्कृति। 2 तरह की संस्कृति होती है, भौतिक और अभौतिक। ठीक है, 2 तरह की संस्कृति हुई, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति का मतलब है कि जिनको अपन देख सकते हैं, क्या है? जिसको अपन देख सकते हैं। अभौतिक का मतलब है कि जो अदृश्य है, जिसको देख नहीं सकते, अदृश्य। भौतिक का मतलब है जैसे आधुनिक जो आपके मशीनें हैं, यानी कि भौतिकता। भौतिकता का मतलब है जैसे आपके जो भी है, जैसे मशीनें हैं, टीवी है, मोबाइल है, तुम्हारे कपड़े हैं, मशीनें हैं, बड़े बड़े उपकरण हैं, ये सब आपके भौतिक संस्कृति में है। और अभौतिक संस्कृति में क्या है? जिनको देख नहीं सकते, आपके परंपरा है, आपके रूढ़ियां हैं, या फिर आपके सामाजिक नियम है, ये सब जिनको आप देख नहीं सकते, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो आगबन ये कहता है कि जो परिवर्तन किस तरह से होता है। परिवर्तन तो दोनों में ही होता है, भौतिक में और अभौतिक में। लेकिन ये क्या कहता है? आगबन ये कहता है कि जो परिवर्तन है वो तीव्र गति से, भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, और अभौतिक संस्कृति में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। कैसे? धीरे धीरे परिवर्तन होता है। मतलब भौतिक संस्कृति में क्या होता है? तेज गति से परिवर्तन होता है, तेज गति से परिवर्तन। और इसमें क्या होता है? अभौतिक में धीरे धीरे परिवर्तन। जिसे बात करते हैं, आज आप बात करो, पहले एक की जो आपके कीपैड का मोबाइल था, और कीपैड का मोबाइल आते आते आपके टच वाला आ गया। टच के बाद में फिर उसमें आपके पहले 2G था, फिर 3G था, 4G, 5G, 6G, इस तरह से कितना तेज परिवर्तन हो रहा है। लेकिन परंपराओं में देखो, आज अभी भी तुम्हारे आपके देश पड़ता है, अभी भी आप देखो बहुत सी जगह पर्दा पड़ता है, उसमें कहाँ इतना तेजी से परिवर्तन। अभी भी बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ माना जाता है। अभी उनमें कितना धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। जबकि भौतिक संस्कृति में देखो आप, अभी कपड़े के फैशन आ गए तो नए नए कपड़े आ गए, पेंशन में किस तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अभौतिक संस्कृति में धीरे धीरे परिवर्तन होता है उसकी तुलना में। तो ये आगबन यही कहता है कि जब भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, भौतिक संस्कृति में तेज परिवर्तन होता है और अभौतिक संस्कृति में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, तो भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक विलंबना। क्या बोलते हैं उसको? अगर यहां बोलूं मैं तो सांस्कृतिक विलंबना। यहां आ गया आपके कि सांस्कृतिक विलंबना क्या है। अब सांस्कृतिक विलंबना क्या है यहां बताओ। तो सांस्कृतिक विलंबना किसने दिया? सिद्धांत किसने दिया? आगबन ने दिया। किसने दिया? आगबन ने इस सिद्धांत दिया, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत का मतलब यह है कि जब अभौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है तो उसको इस सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ठीक है, इस समझ में आ गया आपको सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया। तो ये अब यहाँ बात करते हैं जो सामाजिक परिवर्तन होता है, वो सामाजिक परिवर्तन को केवल हम अभौतिक संस्कृति में ही पढ़ते हैं। अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे तो समाज शास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों में, रूढ़ियों में, परंपराओं में, सामाजिक संबंधों में, क्योंकि समाज शास्त्र कभी भी आपकी भौतिक संस्कृति का अध्ययन नहीं करता। आपके टीवी का, मोबाइल का, रेडियो का जो दिखते हैं उनका अध्ययन नहीं करता, अदृश्य चीजों का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो अगर सामाजिक परिवर्तन है तो सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि अभौतिक संस्कृति में हुए परिवर्तन को क्या बोलेंगे? सामाजिक परिवर्तन बोलेंगे, न कि भौतिक संस्कृति में हुए। लेकिन यहाँ 2 सिद्धांत दिया था, सिद्धांत जो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। ठीक है,
अब यहां पर क्या हुआ, अब मैंने आपको यहां बताया कि आपकी अभौतिक संस्कृति में, अब यहां पर आया कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो अभौतिक संस्कृति में, अभौतिक संस्कृति किसने दी थी, आपके यहां पर आगमन ने दी थी। किसने दी थी, आगमन ने कहा था, और आगमन ने ही यहां पर क्या किया था, जो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत भी दिया था। अब मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान बताए। कितने प्रतिमान, सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान। जैसे नंबर 1 क्या है, आपके है रेखीय प्रतिमान। क्या है, नंबर 1 है रेखीय प्रतिमान, दूसरा है उतार चढ़ाव का प्रतिमान, तीसरा है चक्रीय प्रतिमान। अब इसमें आपको यहां पर ध्यान देना होगा। जैसे अब यहां पर आएगा कि आपके रेखीय प्रतिमान का उदाहरण क्या है, तो रेखीय प्रतिमान का जो उदाहरण है वो है आविष्कारजनक वस्तुएं। आविष्कारजनक वस्तु, जैसे मान लीजिए आज 2G था जो आविष्कार हुआ, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ, फिर आपके 5G हुआ, ये आविष्कार हुआ। जैसे पहले क्या थी, साइकिल थी, साइकिल के बाद में आपके मोटरसाइकिल आए, मोटरसाइकिल के बाद में कार आए, कार के बाद में फिर अलग अलग, यानी कि एक रेखा में इस तरह से आपके आगे बढ़ते जा रहा है। इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, रेखीय प्रतिमान। जो आविष्कार हो रहे हैं, जो आविष्कार जन्य हैं, उनको रेखीय प्रतिमान सामाजिक परिवर्तन बोलेंगे। इस बात को ध्यान देना, यहां पर बहुत क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, उतार चढ़ाव वाला प्रतिमान। अब उतार चढ़ाव कौन से परिवर्तन में आता है, सामाजिक परिवर्तन में बात करें तो उतार चढ़ाव किस में आएगा, ऐसा कौन सा सामाजिक परिवर्तन है जिसमें उतार चढ़ाव आएगा, तो उसमें आप ध्यान देना कि उतार चढ़ाव में अगर यहां पर बात करूं तो वो आएगा आपके जनसंख्या में। किसमें, जनसंख्या में। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो उतार चढ़ाव वाला होता है। कभी जनसंख्या में वृद्धि कम होगी, कभी लिंगानुपात ज्यादा होगा, कभी क्या होगा। जैसे एक्स में देखो आप, यूरोप में जनसंख्या वृद्धि दर थी, लेकिन आज वहां जनसंख्या कम हो रही है। भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्ति समय थी तो जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेज गति से थी, तब इंदिरा गांधी ने नसबंदी चालू कर दी। चीन में एक समय एक बच्चे की पैदा करने की पॉलिसी थी, लेकिन वर्तमान में उसी पॉलिसी को हटा दिया गया। तो ये जनसंख्या में उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन होता है। किसमें, इसमें। चक्रीय प्रतिमान। चक्रीय प्रतिमान किससे, चक्रीय प्रतिमान वापिस जो वस्तु पहले थी वापिस वहां पर लौट के आना, वापस घूम फिर कर वापस वहां पर लौट के आना, उसको बोलते चक्रीय प्रतिमान। जिसे बात करते हैं ये चक्रीय प्रतिमान किसमें मिलेगा, तो ये मिलेगा आपके पेशन में। किसमें, पेशन में। आज देखो पहले के जो पहले के जो लोग जींस पहनते थे वापस उसी जींस पर आ रहे हैं घूम घाम के। पहले की जो हेयर स्टाइल थी तो वापस उसी हेयर स्टाइल पर आ रहे हैं। पहले की जो महिलाएं थी जो राजपूती ड्रेस पहनती थी, वापस नई नई महिलाएं राजपूती ड्रेस पहन रही है, वापस घूम काम के वापस उसी पे प्रतिमान पे आ रहे हैं। जैसे पहले जैसे करते सब कुछ काम कर लिया, लेकिन लास्ट में उसी चीज पे आ जाना, वो क्या है, आपके चक्रीय प्रतिमान। तो आपको तीनों प्रतिमान जान करें, रेखीय प्रतिमान, उतार चढ़ाव वाला प्रतिमान और चक्रीय प्रतिमान। अब देखते हैं प्रमुख सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। सिद्धांत की बात करेंगे तो यहां पर एक एक चीज को देखेंगे। ठीक है, पहला है यहां पर देखो, पहला कौन सा, मैंने बता दिया आपको, आंगमन का कौन सा, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, जिसमें दो वस्तुओं के परिवर्तन में एक का पीछे रह जाना। किसका पीछे रह जाना, अभौतिक का पीछे रह जाना। विलंबना का क्या कारण है कि निहित विचारों के प्रतिभय, निहित स्वार्थों के कारण, नवीन विचारों की परीक्षा में कठिनाई, अतीत के प्रति निष्ठा के कारण। मतलब व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति नए विचारों के प्रतिभा, जैसे मान लीजिए भौतिक में तो कर लेगा, लेकिन अभौतिक में जैसे परंपराओं में वो क्या करता है कि नए विचार आते हैं तो उनको भय होता है। इसी तरह से निहित स्वार्थ के कारण बहुत से लोग क्या चाहते हैं कि स्वार्थ नहीं खुद के, जिससे बहुत से लोग चाहते हैं कि इसमें परंपराओं में परिवर्तन ना हो। बहुत से चाहते हैं कि दहेज प्रथा में परिवर्तन ना हो। बहुत से चाहते हैं कि मौसर प्रथा, जो मौसर प्रथा है उसमें परिवर्तन ना हो। निहित स्वार्थ होते हैं बहुत से लोग हो गए। ऐसे नवीन विचारों की परीक्षा में कठिनाई, अतीत के प्रति निष्ठा के कारण बहुत से लोग प्राचीन इतिहास के कारण कि यार हमारे पूर्वज भी ऐसे करते थे, तो इस कारण वो इसमें अभौतिक में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। इस कारण बहुत सी चीजें होती है। तो ये चीज आपको यहाँ आएगी। एक सिद्धांत तो किसका हुआ, आगमन का हुआ। इस आगमन के सिद्धांत की आलोचना किसने की, सिरोकिन ने की। किसने की, सिरोकिन ने की। और बाद में सिरोकिन ने भी अपना एक सिद्धांत दिया, चक्रीय सिद्धांत। कौन सा चक्रीय सिद्धांत किसका था, सिरोकिन का था। इसके अनुसार इसकी पुस्तक थी सिरोकिन की सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, चक्रीय। क्या होता है,
चक्र। जब डायनामिक्स आ जाएगा उसका मतलब है कि उस सरोकिन की पुस्तक है। ठीक है, तो सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स को इसको 4 खंडों में इसमें प्रकाशित किया गया था। बहुत सी क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर विशेष दिया था कि इसको 4 भागों में 4 खंडों में इसको प्रकाशित किया था। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स पुस्तक किसकी थी? सरोकिन की थी। इसने चक्र सिद्धांत में 3 चक्र बताए। कितने चक्र बताए? 3 प्रकार के चक्र बताए यहाँ पर। पहला है विचरणात्मक चक्र, इंद्रियपरक चक्र और आदर्शवादी चक्र। तो यहाँ 3 तरह के होते हैं। तो ये आदर्शवादी होता है, तो आदर्शवादी इसने सर्वश्रेष्ठ बताया है। किसने? सरोकिन ने। आदर्शवादी को यहाँ पर 3 चरणों में, अगर पहला है विचरणात्मक चरण, दूसरा है इंद्रिय पक्ष, तीसरा है आदर्शवादी। आदर्शवादी को इसने सर्वश्रेष्ठ बताया। क्यों बताया है? क्योंकि इसमें आदर्शवादी में इन दोनों का समान मिश्रण होता है। इसमें दोनों का ही समान मिश्रण होता है। किसका? इसमें आदर्शवादी में दोनों का क्या होता है? समान मिश्रण होता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ बताए। कौन सी? आदर्शवादी। तो इसका ये आप यहां ध्यान रखना कि सरोकिन ने कौन कौन सी यहां पर बताई है। आगे चलते हैं सिद्धांत में आपके। इस सिद्धांत को सरोकिन के सिद्धांत का अन्य नाम है पेंडुलन का सिद्धांत। पेंडुलन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको सीमाओं का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्निहित कारकों का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसी तरह जो तीसरा सिद्धांत है वह है उद्दीप विकास का सिद्धांत। उद्दीप विकास सिद्धांत का मतलब मैंने आपको बताया कि एक रेखा में होता है। इसका जो जनक कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर था। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, जिसे आपको सरल से संयुक्त त्रिसुक्त। इस तरह से उद्दीप विकास के बारे में अगर बात करें तो और विद्वान भी हैं जिन्होंने प्रतिपादित किया है। मॉर्गन ने भी बताया। मॉर्गन ने भी उद्दीप विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। तो मॉर्गन ने क्या कहा? मॉर्गन ने कहा कि पहले थी जंगली अवस्था। जंगली अवस्था के बाद में मॉर्गन ने कहा कि फिर अवस्था आती है जंगली अवस्था के बाद में बर्बर और सभ्य अवस्था। कौन सी? उद्दीप विकास के बारे में मॉर्गन क्या कहता है कि पहले जो आपके मॉर्गन है, जो जंगली अवस्था पे बर्बर अवस्था पे सभ्य अवस्था, मार्क्स 2 प्रकार की मानता है, आदि संरचना और आधार संरचना। और जो संघर्षवादी जो सिद्धांत है, तो संघर्षवादी सिद्धांत के जो जनक है, जो सिद्धांत के प्रवर्तक है, कोजर है, सिमेल है और डारन डेर्प है। तो संघर्षवादी जो सामाजिक परिवर्तन के जो है वो कौन कौन से? कोजर है, सिमेल है, ये नाम ध्यान रखना, और डारन डोर्प है। तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे याद कर लेना, थोड़ा बड़ा वीडियो जाएगा तो यहाँ पर फास्ट है। तो ये सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के हैं। साथ में सामाजिक परिवर्तन की और भी है, जैसे आपके सामाजिक परिवर्तन के अन्य, जैसे आपके पेरोटो है, ऐसे आपके टाइन भी है। तो ये भी आपके है। जैसे पेरोटो ने क्या किया? पेरोटो ने अभिकरण का सिद्धांत दिया था। अभिकरण का दिया। इसने टाइन बी ने चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था। तो दोनों भी यहाँ पर ध्यान देना कि जो टाइन बी का कौन सा था? टाइन बी का था चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत, और पेरोटो का कौन सा था? अभिकरण का सिद्धांत। अब यहाँ पर आपके सामाजिक परिवर्तन को समझ गए होंगे। अब मैं ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या रहेगा आपका? आज मैं नहीं करा रहा, ये आज आपको ही करना है। होमवर्क ये है कि मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपके जो कोर्स है, तो कोर्स में आपके वहाँ पर मैंने सेकंड ग्रेड SST है, उसमें आपके इस अध्याय के जो प्रश्न दे रखे हैं पूर्व वर्षों के जो प्रश्न दे रखे हैं वो आपको हल करोगे। साथ में इसी अध्याय के जो फर्स्ट ग्रेड के हैं, फर्स्ट ग्रेड में जो सोशियोलॉजी है, उस सोशियोलॉजी में जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी आप देखोगे। तो ये काम आपको करना है। आज मैंने इसलिए आज नहीं करवाया, मैं इनको जोड़ दूंगा आपके वहाँ कोर्स में, तो दोनों काम वहाँ देखोगे ताकि इस अध्याय में आपका पूरा ये खत्म हो जाए। तो इस बात का ध्यान देना। तो अध्याय में आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहे तो पुराना वीडियो भी है आपके कोर्स में, उसको देख लो, उसमें विस्तार से आपको फिर समझ में आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।